नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ राष्ट्र की कल्पना पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ किसान में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आपको बता दें कि इन दिनों राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा चल रहा है जो 8 सितंबर तक चलेगा। इसीलिए आपको आज का ये कार्यक्रम गंभीरता से देखना चाहिए। गंभीरता से इसलिए कि मामला आपकी आंखों का है। आपको बता दें कि भारत में दृष्टि संबंधी लगभग 20 लाख मामले हर साल आते हैं। इनमें से 73% ऐसे होते हैं जिन्हें रोका जा सकता है। इसीलिए आज हम आंखों की रोशनी छीनने वाले कारणों की पड़ताल करेंगे, दृष्टि दोष और दृष्टिहीनता के बारे में भी समझेंगे। नमस्कार, मैं हूं आदित्य कुमार। अपने विशेषज्ञों से ये भी समझेंगे कि क्या करें ताकि बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी बनी रहे, और तब क्या करें, कहाँ जाएं जब मोतियाबिंद, काला मोतिया के लक्षण दिखने लगें। मोनालिसा दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारी आंखें हैं तो दृष्टि है, और दृष्टि के बारे में ये भी कहा जाता है कि आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी कि आप नजर से हटे नहीं कि दिमाग से भी हट गए, है ना। इसीलिए आंखों की जागरूकता और बीमारियों से संबंधित बहुत सारी बातें होंगी। साथ ही हम समझेंगे नेत्रदान के बारे में, नेत्रदान कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता, इसका प्रोसेस क्या है। लेकिन इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है कि हम में से कोई किसी नेत्रहीन की आंखों की रोशनी बन सके, उसकी अंधेरी आंखों में दीपक बनकर जगमगा सके, औरों की आंखों का नूर बन जाए। बहरहाल, यदि आपकी आंखें लाल रहती हैं, चुभन, जलन होती है और रात में नहीं दिखने जैसी कोई समस्या हो रही है, तो ग्लूकोमा या मोतियाबिंद के बारे में आप कुछ पूछना चाहते हैं या फिर नेत्रदान के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं, तो हमें फ़ोन कीजिए। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800113060 और 1800113061। इस फ़ोन पे आपका कोई भी पैसा नहीं लगना है। विषय है नेत्रदान पखवाड़ा पर विशेष आंखों की समस्याएं और दृष्टिहीनता, कारण, लक्षण और उपचार। यहाँ आपको बता दें कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं 2 मशहूर नेत्र रोग विशेषज्ञ, और उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी आंखों की सेहत दुरुस्त रख सकते हैं। आज का विषय एक बार फिर से आपको बता देते हैं। आज का हमारा विषय है नेत्रदान पखवाड़ा पर विशेष आंखों की समस्याएं और दृष्टिहीनता, कारण, लक्षण और उपचार। तो 2 मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर जीवन सिंह तितियाल हैं, आप पद्मश्री हैं और देश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल एम्स के डॉक्टर आरपी सेंटर में नेत्र रोग के प्रोफेसर हैं और एचओडी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। और आपसे हम मोतियाबिंद और कॉर्निया के बारे में समझेंगे। और हमारे साथ जो दूसरे मेहमान हैं उनसे भी आपकी मुलाकात करवा देते हैं। डॉक्टर तनुज दादा हैं, आप भी एम्स दिल्ली में नेत्र विज्ञान केंद्र में प्रोफेसर हैं। आप काला मोतिया के कारणों के बारे में बताएंगे, इस पर प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान है, आपको बता दें कि हमारे साथ हैं आचार्य श्री भिक्षु अस्पताल से नेत्र विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर ज्योति शुक्ला, जो खास तौर पर बच्चों में कॉमन प्रॉब्लम्स पर प्रकाश डालेंगी। तो जाहिर है कि आप सभी नेत्र रोग के जाने माने विशेषज्ञ हैं, और आज के कार्यक्रम में इसीलिए हम विशेष तौर पर बात करेंगे आपकी आंखों की सेहत के बारे में, कैसे आपकी आंखें दुरुस्त रह सकते हैं। सभी मेहमानों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले देखते हैं कुदरत के नायाब तोहफे पर एक विशेष पैकेज। ईश्वर की बनाई इस सुंदर दुनिया को देखने के लिए बेशकीमती तोहफा है हमारी आंखें। जी हाँ, आंखें ही तो है कि जब आप शर्माते हैं तो आपकी आंखें झुक जाती है, और जब आदर पाते हैं तो गर्व से उठ जाती है ना। लेकिन फिलहाल आप दम भर रोकिए और सोचिए जरा इन नेत्रहीनों के बारे में, जिनके भटकते हुए कदमों को हर जगह जरूरत पड़ती है किसी न किसी के सहारे की, आपके सहारे की। आखिर किसी से उधार लिए सहारे को ये कब तक ढोते रहेंगे? यह एक सुलगता हुआ सवाल है।
ये कहानी है नेत्रहीनों की, जो शुरू तो होती है छोटी छोटी लापरवाहियों से और खत्म होती है पछतावे से। आंखें, जिससे दिखती है दुनिया की बेशुमार खूबसूरती, इस खूबसूरती में भोर की पहली मुस्कान भी होती है और सांझ की झलकियां भी। ये झलकियां जो कभी परछाई बन के दिखती है तो कभी चुपके से छुप जाती है। जी हाँ, ये सब कुछ होता है आपकी आंखों के सामने। गौरतलब है कि हमारी आंखें किसी डिजिटल कैमरे की तरह किसी वस्तु की पिक्चर लेती है और फिर उसे हमारे दिमाग तक पहुंचाती है कुछ इस तरह। फिर दिमाग इस वस्तु के बारे में हमें जानकारी देता है ना कमाल की बात। लेकिन जब आंखों का लेंस अपनी पारदर्शिता यानी अपनी ट्रांसपेरेंसी खो देता है, तब रेटिना विजन बनाने में अक्षम हो जाती है और व्यक्ति दृष्टिहीनता का शिकार हो जाता है। इसके अलावा भी दृष्टिहीनता के कई और कारण हैं, जैसे कार्निया है, ट्रेकोमा है और तो और बाल्यावस्था में होने वाला अंधापन के अलावा डायबिटिक रेटिनोपैथी भी एक कारण हो सकती है। इसलिए शरीर के इस अनमोल रत्न के प्रति आप सचेत रहिए। जी हाँ, जागरूक रहिए। और सचेत और जागरूक इसलिए रहिए क्योंकि आंखें सुख, दुख और भाव दिखाते हैं। आप कितना ही क्यों न छिपा लें, किसी से भी क्यों न छिपा लें, आखिरकार ये सत्य कह जाते हैं। और चलते चलते एक बात और कहूंगा कि किसी की आंख जब बिल्कुल भी काम के लायक न रहे, तब आप उनके जीवन को रोशन कर सकते हैं। एक कदम तो आगे बढ़िए। ऐसी स्थिति में नेत्रदान एक महान दान बन जाता है, आपके जीवन का अनुराग बन जाता है। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। बिल्कुल, जी हाँ, नेत्रदान आपके जीवन का अनुराग बन सकता है। ये थी आंखों के प्रति सचेत रहने पर एक ज्ञानवर्धक रिपोर्ट। तो बिल्कुल, जैसा कि अभी आपने रिपोर्ट देखी जिसमें बहुत सारी बातें हमने बताई, और देखिए अगर वाकई में आपको जीवन का आनंद लेना है तो जब तक आपकी आंखें दुरुस्त नहीं होगी, आप चीज़ें देख नहीं पाएंगे, उनको महसूस करना भी मुश्किल होता है। तो इसीलिए जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि कैसे आंखें आपके जीवन में खूबसूरती ना सिर्फ डालती हैं बल्कि और बेहतर करते हैं। इसीलिए आपको अपनी आंखों की सेहत का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर तितियाल, जैसे हम बात कर रहे हैं कि देश नेत्रदान पखवाड़ा मना रहा है, ऐसे में जब हम दृष्टिहीनता की बात करते हैं तो कौन कौन सी मुख्य बातें हैं, कौन सी वो समस्याएं हैं जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है? जैसे हम बात करते आ रहे हैं कि दृष्टि दोष या नेत्र रोग जो होता है जिससे नज़र कम हो जाती है आदमी की, उसके बड़े सारे कारण हो सकते हैं। हर एज में, हर उम्र में अलग अलग तरह की बीमारियां आंखों में हो जाती हैं। उनका रोकथाम भी कर सकते हैं, यदि बीमारी हो जाए तो उसका इलाज भी कर सकते हैं जी। जहाँ तक ढलती उम्र की बात करें या फिर जो एजेड लोगों की बात करें, तो सबसे कॉमन कारण हम जानते हैं कि कैटरेक्ट या मोतियाबिंद होता है, और साथ साथ में काला मोतिया भी हो सकता है। आज के पृष्ठभूमि में देखा जाए तो डायबिटीज़ या जो मधुमेह की बीमारी हम कहते हैं पूरे देश में या पूरे वर्ल्ड में आजकल फैल रही है। इसके कारण से भी आंखों में दोष आ सकता है या पीछे के पर्दे खराब हो सकते हैं। तो कुछ तो बीमारी होती है जो आंखों की अपनी होती है, कुछ बीमारियां होती है जो शरीर की बीमारियों के साथ जुड़ जाती है, जिसमें मुख्यतया डायबिटीज, ब्लड प्रेशर का होना या आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा होना, या फिर कभी कभी ऐसी बीमारी होती है जैसे थायराइड हो गया या फिर कुछ कैंसर की बीमारी हो जाती है, उससे भी आंखों में असर आ सकता है। तो आप देखेंगे खान पान, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से भी आंखों में बीमारी हो जाती है। जैसे बच्चों में देखा जाता है विटामिन ए की डिफिशियंसी हो। और आज के पृष्ठभूमि में देखा जाए हमारे देश में चोट लगना, आंखों में चोट लगना एक मुख्य कारण हो जाता है, जिससे भी नज़र खराब हो सकती है या दृष्टि दोष हो सकती है। बच्चों में आप देखेंगे फेस्टिवल्स में इंजरी हो जाती है, दीपावली में, दशहरे में, या फिर एक जो पान खाने की हमारे देश में रिवाज है, चूना पैकेट इंजरी हो जाती है जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है। तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो आगे की पुतली, जिसे हम कॉर्निया कहते हैं, उसमें असर हो जाता है, उसमें सफेदी आ सकती है या उसमें सूजन आ सकती है।
उसका इलाज जो है प्रत्यारोपण से या ट्रांसप्लांट से कर सकते हैं। उसी के बारे में हम लोग ये 2 हफ्ते में इसकी चर्चा करते हैं पूरे देश में हर सालों से जी। तो इसमें हम बढ़ावा देते हैं लोगों को आगे आके अपनी आंखों के दान का प्रतिज्ञा करें या प्लेस करें या फिर अपने रिश्तेदारों या अपने घर के किसी की डेथ हो जाए तो उसके बाद उनकी आंखों का दान करें, जिससे कि किसी अन्य बीमारी से जो आंखों से उनका इलाज हो सके, उनकी रोशनी आ सके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि देखिए नेत्र दान करना बहुत ज़रूरी है और अब तो इसको लेकर बहुत अवेयरनेस भी है कैसे आप कर सकते हैं, और हमें बहुत खुशी होगी कि आज के कार्यक्रम को देखने के बाद आप ये फैसला करें या फिर आपका मन बने कि आप नेत्रदान करना चाहते हैं। इसके लाभ क्या है इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। बिल्कुल, इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गया, आइए उनसे बातचीत करते हैं। विपिन सागर हैं मध्य प्रदेश से। विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्ते सर, हमारे डॉक्टर साहब को भी नमस्ते। हाँ जी, नमस्कार। मेरा सवाल, मैं विपिन सागर मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ। हाँ जी। मेरा सवाल सर ये है कि मेरा एक दोस्त है 22-23 साल का है और सर उसकी आंख में प्रॉब्लम है लगभग 3-4 साल से, और उस डॉक्टर ने बताया है कि आंख का जो पर्दा है वो अपनी जगह से हट गया है। तो उन्होंने ये बोला डॉक्टर ने कि अब उसमें कुछ नहीं हो सकता है, मतलब अब इनकी आंख ठीक नहीं हो सकती। तो डॉक्टर साहब से जानना था कि क्या कोई इलाज है उनका या फिर उनकी आंखें ठीक हो सकती है या फिर नहीं, ऐसा कोई हॉस्पिटल जिसमें इस प्रकार के इलाज ज्यादातर होते हो तो वो हॉस्पिटल भी अगर बता सकें तो। ठीक है ठीक है, डॉक्टर तनुज दादा आपका जवाब देंगे। देखिए, जैसे आप बता रहे हैं उस बच्चे की आंख में पर्दा फट गया है जिसको हम रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। तो रेटिनल डिटैचमेंट अगर बहुत लंबे समय से है और आंख की जो ऑप्टिक नस है वो ख़राब हो चुकी है तो उस स्थिति में नज़र वापस नहीं आती। मगर अगर ये स्थिति नहीं है और रेटिना डिटैच हुआ है तो आप किसी भी जो रेटिना के सर्जन हैं उनको जाके अपनी आंखों का चेकअप कराइए और उसमें जो ऑप्टिक नर्व की स्थिति है उसकी जांच होगी। अगर उसमें करंट है तो ऑपरेशन से पर्दा बिठाया जा सकता है और रोशनी वापस आ सकती है। इसके लिए आप नज़दीकी कोई भी जो एम्स या सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें कि पर्दे के सर्जन अवेलेबल है वहाँ जाके आप चेकअप कराइए और आप मोस्ट वेलकम, आप एम्स नई दिल्ली में आरपी सेंटर में आ सकते हैं, यहाँ हम आपका चेक करके इलाज करा देंगे। जी जी बिल्कुल। और क्योंकि बच्चों की बात हो रही थी, डॉक्टर ज्योति से हम बात करते हैं। डॉक्टर ज्योति, आमतौर पर हम देख रहे हैं कि आज के समय में छोटे छोटे बच्चों में भी समस्याएं आ रही हैं, उनमें भी हम देख रहे हैं कि मोतियाबिंद आ रहा है। तो अब बच्चों की आंखों की सेहत को लेकर ओवरऑल तो हम ध्यान देते हैं लेकिन अलग से हम कुछ नहीं करते हैं कि बच्चे की आंखें भी दुरुस्त रहें, और बहुत छोटे छोटे बच्चों को आजकल चश्मा लग रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बच्चों की आंखों के लिए ज़रूरी ये है कि अगर हम शहरों की बात करें तो बच्चों का स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो माता पिता या घर वालों को ये करना चाहिए कि बच्चों को जो गैजेट्स हैं उनको कम करें, स्क्रीन टाइम को कम करें, उनको बाहर खेलने के लिए, घूमने के लिए एनकरेज करें, और अगर नहीं जा सकते किसी वजह से तो घर में किताबों के साथ अपना समय व्यतीत करें। डॉक्टर टिटियाल सर, आपसे पूछना चाहेंगे, अगर हम कैटरेक्ट की बात करें तो कैटरेक्ट की रोकथाम के लिए तो काफ़ी अभियान सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, हमारी भारत सरकार द्वारा, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। लेकिन ग्लाकोमा की बात करें, काला मोतिया की बात करें, तो इस विषय में इसके लक्षण आप कितने वर्ष बाद दिखाई देते हैं? क्या ये बचपन में से भी शुरुआत हो सकती है? किस एज से इसकी शुरुआत होती है? इस विषय में प्रकाश डालें डॉक्टर साहब। ये पहले तो जो चिट्टा मोतिया है, मोतियाबिंद, जो मैंने पहले कहा था सबसे मुख्य कारण है अंधता हमारे देश में, सबसे ज़्यादा उसी कारण से होता है। उसकी मुहिम चल रही है। स्पेशली हम देखते हैं पिछले कोविड के टाइम में बड़े सारे बैकलॉग हो गया है, उसको रोकने के लिए, अंधता रोकने के लिए हमें ज़्यादा कोशिश करनी पड़ रही है। जहाँ तक काला मोतिया है वो भी साथ साथ में चलता रहता है। उसकी उम्र जो होती है काला मोतिया होने की वो करीब करीब जो चिट्टा मोतिया है उसके साथ साथ में चल रहा होता है, और बहुत से टाइम में कोई खास लक्षण नहीं होता है। इस कारण से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनको काला मोतिया हो गया है, उस कारण से उनको अंधता हो सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि रूटीन चेकअप करना भी बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तनुज दादा उसको बताएंगे ठीक से, विस्तृत रूप से। जहाँ तक मेरा अपना सुझाव है लोगों को, अब 40 साल के ऊपर हो जाते हैं
तो आंखों का जब चेकअप कराने के लिए जाते हैं तो आंखों का प्रेशर और पीछे की नस का जरूर चेकअप एक बार करा लीजिए। यदि आपके फैमिली में काला मोतिया का हिस्ट्री है आपके पेरेंट के साइड से या मैटरनल पेरेंट के साइड में, तो जरूर एक बार चेकअप करा लीजिए आंखों का 40 साल के बाद। आपको रात में गाड़ी चलाते समय दुविधा हो रही हो, लाइट के चारों तरफ जो है रंगीन गोले दिखाई दे रहे हो, या फिर जो दूर की चीजें देखने में कंट्रास्ट कम हो रही हो और पास का चश्मा बार बार चेंज हो रहा हो, तो जरूर आपको जो है काला मोतिया का चेकअप कराना चाहिए। डायबिटीज से पीड़ित हो, ब्लड प्रेशर से पीड़ित हो, आप जो है खान पान में जो है स्मोकिंग करते हो, तो जरूर जो है काला मोतिया हो सकता है, उसका चेकअप साथ में कराना जरूरी है। जी जी बिल्कुल। तो जैसा कि आपने बताया कि कैसे कुछ बातें हैं जिसका ध्यान रखना जरूरी है, तो तनुज जी हमें बताएंगे, लेकिन उससे पहले कॉलर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नंद स्वरूप मिश्रा हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के बाराबंकी से हमें कॉल किया है। नंद स्वरूप जी बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो नंद स्वरूप जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं जानना ये चाहता हूँ, जो नेत्रदान है महादान है, तो ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसकी वजह से नेत्रदान नहीं कर रहे? दूसरी चीज, जो लोग मोबाइल से 24 घंटे आंखों में लगा करते या कंप्यूटर पे काम करते हैं, तो उनको आंखों को कितनी देर तक रिलैक्स देना चाहिए, आराम देना चाहिए? जी बहुत अच्छा सवाल है, और ये सवाल तो हम आगे आपसे पूछने ही वाले थे। नेत्रदान से जुड़ा ही हुआ सवाल है ये। तो कौन कौन से लोग कर सकते हैं और कौन लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं सर? इसमें दो चीजें हैं। एक तो होता है कि हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हमारी आंखों का दान हो जाए हमारे मृत्यु के बाद, जिसे हम प्लेज कहते हैं। सभी कर सकते हैं, कोई भी आदमी कर सकता है। यदि आप 18 साल से छोटे हैं तो आपको जो है अपने पेरेंट्स की रजामंदी चाहिए होगी। हमें चाहते हैं कि जो भी आदमी प्लेज करता है अपने घर वालों को या अपने फ्रेंड सर्कल में बताएं कि मैंने प्रण कर रखा है नेत्रदान के लिए। जहाँ तक नेत्र को जो है जब डोनेशन हमें निकालना होता है, एक जो हम आई बैंक में टिश्यू लेके आते हैं कॉर्निया का, ये मृत्यु के बाद होता है। जब आदमी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी बॉडी उसके परिवारजनों की हो जाती है, तो उनका कंसेंट जरूरी होता है आंख निकालने से पहले। और कोई भी एज इसमें कंट्राइंडिकेशन नहीं है। एक साल के बच्चे से लेकर के 100 साल के बूढ़े तक का भी आंख जो है उनको दान कर सकते हैं, उसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां होती है जिसमें हम जो है आंखें जो है निकालते नहीं है, निकालते हैं तो उसको यूज नहीं करते हैं। जैसे किसी को HIV या एड्स की बीमारी हो, उसके कारण से मृत्यु हुई हो, या हेपेटाइटिस की बीमारी हो, या फिर सिफिलिस की बीमारी रही हो, तो ऐसे में जो है आंख का यूज नहीं कर सकते, तो नॉर्मली हम दान लेते नहीं हैं। कभी कभी मृत्यु जो है रेबीज बीमारी से हो जाती है, उससे भी हम लेते नहीं हैं। या कोई ऐसी ब्रेन की बीमारी हो जैसे इंकेफेलाइटिस कहते हैं, उसमें भी हम यूज नहीं करते हैं। आप देखते हैं कि बड़े सारे टाइम ऐसे डेथ हो जाती है जिसका कोई कारण पता नहीं होता, तो ऐसे चीज में, ऐसे सिचुएशन में भी हम जो है आंखों का दान नहीं लेते हैं। कभी कभी डेथ होती है इन्फेक्शन से, सेप्टिसिमिया हो जाता है। यदि आपका ब्लड काउंट 21,000 से ज्यादा हो तो भी एक तरह से कंट्राइंडिकेशन हो जाता है। लेकिन जहां तक परिवार की इच्छा हो या उस आदमी के परिवारजन की इच्छा हो, तो उनका हम पूरा जो है सद्भावना के तरफ से देख के हम दान जरूर लेते हैं। क्योंकि ये आंखें भी जो है प्रत्यारोपण में यूज नहीं होता, लेकिन रिसर्च के टाइम में या टीचिंग के रूप में भी इसको यूज कर सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा नहीं है कि कोई भी आदमी दान करना चाहे तो उसको हम जरूर एक्सेप्ट करते हैं। सर्टेन कंडीशन से उसके अलावा नेत्रदान किया जा सकता है। यस। डॉक्टर साहब, अभी इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गई है, हमारे दर्शक जुड़ गई हैं। श्रुति सिंह है बिहार से। श्रुति जी आपका बहुत, हाँ, सुचित सिंह जी है बिहार से। सुचित जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में, अपना सवाल पूछिए। सुचित जी आप हमें सुन पा रहे हैं? जी सर। हाँ नमस्कार, अपना सवाल पूछिए, डॉक्टर साहब आपको सुन रहे हैं। सर मेरा सवाल यह है कि जब भी हम जी सर। हाँ सवाल पूछिए। जी सर, मेरा सवाल ये है कि हम जब भी कुछ खाते हैं, मीठा या खट्टा या कोई भी खाना, तो मेरे बाएं आंख से लगातार आंसू बहते हैं, लोर टपकता है। इसका क्या कारण है, यही जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब से। बिल्कुल, डॉक्टर तनुज दादा आपके सवाल का जवाब देंगे। जैसे आप बोल रहे हैं कि आपकी आंखों से पानी गिरता है, तो आप किसी भी क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट के क्लिनिक में जाइए और पहले अपनी आंख की जो नज़र है वो चेकअप कराइए कि नज़र कमज़ोर तो नहीं है, और उसके बाद आंखों का चेकअप होएगा कि कुछ आंख में एलर्जी तो नहीं है, या जो आपका टीयर डक्ट है उसमें कोई ख़राबी तो नहीं है। तो पूरे चेकअप करने के बाद इसकी दवाई दी जा सकती है और इसका इलाज पूरा हो सकता है। जी, लेकिन सर जैसे कह रहे हैं जब ये खट्टा खाते हैं या कुछ स्पेशली से कुछ खाते हैं, उससे क्या
उससे कुछ होता है मतलब? नहीं, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि उनके एक ही आंख से जो है पानी आ रहा है खाते समय। कभी कभी ऐसी बीमारी होती है, कंजेनाइटल बीमारी भी हो सकती है, जिसमें आपके पलकें झुक भी जाती हैं और जब खाते हैं, जब मुंह चबाते हैं तो आंखों से पानी आ जाता है। तो उसके लिए जैसे डॉक्टर तनुज दादा ने सही कहा है कि एक प्रॉपर एग्जामिनेशन चेकअप होना चाहिए। इसका भी आराम से इलाज हो सकता है। उस रास्ते को, जो पानी का रास्ता है, उसको चेक कर सकते हैं। कभी कभी एबरेंट इनर्वेशन हो जाता है, जो नस होती है उसके कारण ये हो जाता है, उसको भी ठीक कर सकते हैं। तो जैसे कहते हैं स्वाद से इसका कोई लेना देना नहीं? स्वाद से नहीं है, मुंह चबाने से हो जाता है। आपके मुंह हिलता है तो आंख के पलके भी हिल जाते हैं, तो उससे जो है आंसू आ सकते हैं। जी चलिए, इसी के साथ ही हमारे लिए यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहे स्वस्थ किसान। सब किसान भाइयों को राम राम। फसल बेचनी है? kisancrops.com पर बेचो, जहां बाजार खुद चल कर आता है और फसल बिकती है अपने भाव। ऐप लो, फसल विवरण भरो और बस। मैंने भी वही बेचा। www.kisancrops.com। हमारा फसल हमारा भाव। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखिम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है स्वस्थ किसान में। तो आज हम यहाँ पर अवेयरनेस पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं आप तक कि कैसे आप अपनी आंखों को लेकर और जागरूक रहें और कैसे आप अपनी सेहत को दुरुस्त रख सकते हैं, कैसे तमाम लक्षणों को पहचान सकते हैं और उनका इलाज किया जा सकता है। इसलिए 3 एक्सपर्ट्स हमारे साथ लगातार कार्यक्रम में हैं। आइए अब चलते हैं, हमारे साथ डॉक्टर ज्योति हैं, उनसे हम बात करते हैं। डॉक्टर ज्योति, क्या मुझे सुन पा रही हैं आप? जी सुन पा रही हूँ। जी डॉक्टर ज्योति, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या ज़्यादातर जो समस्या है वो ग्लूकोमा की ही है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो दृष्टिहीनता की हम बात करें, क्या सबसे बड़ी यही वजह है? नहीं, ग्लूकोमा तो एक बहुत बड़ी वजह है जो छुपी रहती है समाज में और पता नहीं चलती है। बाकी मोतियाबिंद, जिसको सफ़ेद मोतिया कहा जाता है, वो एक बहुत बड़ी समस्या है। बाकी बच्चों में दृष्टिहीनता उनको समय से चश्मा न लगाने के कारण हो सकती है, उनके आँख का तिरछापन हो सकता है, बार बार जो लाली होती है उसकी वजह से हो सकता है, या कुछ इन्फेक्शस कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें बच्चों को प्रोलॉन्ग्ड इन्फेक्शन से आँख में दृष्टिहीनता हो सकती है। जी। तो मेजर प्रॉब्लम जो इंडिया में है वो इस समय सफ़ेद मोतिया है, उसके बाद काला मोतिया आता है और बाद में कॉर्नियल ओपेसिटी, जिसको सफ़ेदी होना पुतली का कहते हैं, वो आती है। जी डॉक्टर ज्योति, और यहाँ पे जैसे कि आप बच्चों के बारे में बता रहे हैं कि अगर सही समय पर चश्मा नहीं लगाया गया तो भी समस्या बढ़ जाती है। और हम ये भी देखते हैं कि ख़ास तौर पर ग्रामीण परिवेश की बात करें तो वहाँ पर बच्चों में बहुत छोटी उम्र से, मतलब पैदा हुए बच्चे में काजल लगाना, सूरमा का इस्तेमाल करना, और इसके पीछे थॉट प्रोसेस ये रहता है कि इससे आंखें बड़ी हो जाएंगी, आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी आंखों में डाली भी जाती हैं। तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जो हम घरेलू प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं आँख के इलाज के लिए या उसको सुंदर बनाने के लिए, सबसे बड़ी बात है कि उसमें हाइजेनिक कंपोनेंट जो होता है वो बिल्कुल नहीं होता। उसमें ना तो उसको वो गर्म करते हैं ना कुछ करते हैं, और ये भी होता है कि बहुत पुराना रहता है, कभी सालों साल का सुरमा पड़ा हुआ है या आपके गुलाब जल पड़ा हुआ है, उसको वो शेल्फ में रख के और डालते रहते हैं। उसको अवॉइड करना चाहिए, आप कहना चाहिए? हाँ जी, अवॉइड करना चाहिए। और जो भी आँख में प्रॉब्लम आती है, मैं तो ये बोलूँगी चाहे शहर हो चाहे गाँव हो, वहाँ पे डॉक्टर कोई ना कोई तो अवेलेबल होते ही हैं। तो आप डॉक्टर के पास जाएँ, एटलीस्ट एक बार आँख तो दिखाएँ कि उसकी वजह क्या है। खुद से इलाज ना करें, और ख़ासकर ये जो देशी नुस्खे हैं उनको थोड़ा सा
अवॉइड करें। जी, एक कॉलर है, आइए उनसे हम बात कर लेते हैं, फिर और बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। हेलो। हाँ जी, प्रदीप सिंह मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। जी प्रदीप जी, स्वागत है स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। जी मैम, मेरी आंख में 1.5 महीने पहले चोट लग गई थी मैडम। अच्छा। जी मैडम, उसमें चोट लगने के बाद मैडम उसमें क्या है, मवाद आवाज सी बन गई, बहुत दर्द हुआ। हेलो। हाँ जी जी, अभी स्थिति कैसी है मैडम? मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है डॉक्टर से जी। तो मैडम क्या है, उसमें नीचे वाइटनेस आ गया है, मवाद बहुत सारी ड्रॉप चली है। ठीक है सर, कुछ पूछना चाहिए? हेलो। जैसा प्रदीप आप कह रहे हो कि आपको चोट लगने से आंख में मवाद आ रही है। मवाद कुछ सर जी, उसमें वायरस बोल रहे थे कि वायरस पैदा हो गए हैं। हाँ। उससे मतलब आंख में पुतली के नीचे वाइट नहीं। हाँ, मुझे लगता है कि आपको जो हम कॉमन हम कहते हैं कि कॉर्नियल अल्सर या फिर आंख का जो पुतली है उसमें इन्फेक्शन होने के कारण आपको मवाद आ रहा होगा, सफ़ेदी आ रही होगी। तो जहाँ तक इसका मुख्य इलाज होता है, दवाइयाँ डाल करके इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ये सजेशन देंगे कि किसी अच्छे अस्पताल में जा करके आप जो इसका चेकअप कराइए कि कौन सा बैक्टीरिया वायरस है और उसकी सेंसिटिविटी क्या है, कौन सी दवाई से सेंसिटिव है। उस दवाई को यूज़ करेंगे तो आपके आँखों की जो है इलाज में सुविधा रहेगी। कभी कभी जब ये इन्फेक्शन ख़त्म नहीं होता है तो हम जो है उसको पुतली का प्रत्यारोपण भी कर सकते हैं कि पुतली चेंज करके भी इन्फेक्शन रोक सकते हैं जी। तो जहाँ तक मेरा सुझाव होगा, अच्छे से एक बार दोबारा चेकअप कराइए और पीछे के लिए भी एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए कि इन्फेक्शन पीछे आँख में फैली है कि नहीं। तो चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जरूर कराइए आप। जी जी बिल्कुल। और सर, एक हमारे पास मेल भी आया हुआ है, और क्योंकि हम नेत्रदान के बारे में बात कर रहे हैं और एक पूरा पखवाड़ा उसी का ही है, तो इसलिए ऐसे ही इसी विषय से जुड़ा हुआ सवाल है। हमारे साथ एक पहले हम धीरज हैं जो कि झारखंड के दर्शक हैं, कहते हैं कि इनकी उम्र 72 साल है, उन्हें माइनस का चश्मा लगा हुआ है और हाई बीपी है, तो क्या वो जीते जी नेत्रदान कर सकते हैं? मतलब हम नेत्रदान की बात करें, जो कि आपने बताया कि मृत्यु के बाद आप प्लेज कर सकते हैं, लेकिन क्या ये जीवित रहते हुए कर सकते हैं? इनका सवाल ये है। नहीं, आपकी जो है भावना अच्छी है कि आप चाहते हैं कि आपकी आंखों का दान हो जाए, लेकिन हम जानते हैं कि जीते जी जो है आंखों का दान नहीं कर सकते हैं। हाँ, जरूर आप अपनी एक प्रतिज्ञा कर सकते हैं, प्रेरणा लोगों को दे सकते हैं कि आप अपनी आंखों का दान मृत्यु के बाद कर सकते हैं। जहाँ तक ये सोशल जो है हम मूवमेंट चाहते हैं, उसमें जरूर आप आगे आइए, आपके समाज को आगे लाइए। सब लोग जो है एक प्रण करें कि हम मृत्यु के बाद अपनी जो है आंखों का दान करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे लोग जिनको आज कॉर्नियल ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत है, वो बैकलॉग ख़त्म हो जाएगा और सब लोगों को जो है ये दुविधा ख़त्म हो जाएगी। बिल्कुल डॉक्टर तंजीर दादा, आपसे एक हमारा लैपटॉप क्वेश्चन आप पूछना चाहेंगे। शिवानी झा है मुजफ्फरपुर बिहार से। उनका सवाल है, मुझे 3-4 साल पहले पता चला कि आंखों में काला मोतिया है, क्या ऑपरेशन के अलावा इसका कोई और विकल्प है? वो ये पूछना चाहते हैं। देखिए, काला मोतिया के 3 मुख्यतः इलाज होते हैं। एक तो है कि आंखों में आई ड्रॉप डालते हैं, उसके दूसरा टाइप का इलाज होता है इसमें आंखों में हम लेज़र करते हैं, और इन दोनों के करने पे अगर प्रेशर ठीक नहीं हुआ फिर हम आंखों का ऑपरेशन करते हैं, जिसको हम ट्रेबेक्लेक्टमी कहते हैं, या आंख में ट्यूब डालते हैं। तो ये निर्भर करता है कि आपका मोतिया किस प्रकार का है और उसकी कितनी गंभीरता है, तो उसके हिसाब से ये तीनों प्रकार के हैं। जी बिल्कुल। और एक और ऐसे ही एक कॉलर है, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, दिलीप है हमारे साथ मध्य प्रदेश से। दिलीप जी, बताइए क्या सवाल है? जी, आंखों में कम दिखाई देता पास का जी। कितनी उम्र है आपकी? जी 49। जी सर। आप दिलीप जी, ये तो एक फिजियोलॉजिकल फिनोमिना है कि जैसे आपकी उम्र 40-45 से ऊपर हो जाती है तो सभी लोगों को पास का चश्मा ज़रूरत पड़ जाता है पढ़ने के लिए या पास का काम करने के लिए। इसमें आंखों में कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी नहीं होती है। इसका जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आंखों का पास का चश्मा ज़रूर लीजिए, जिससे आपको दिखने में आसानी हो जाएगी। लेकिन ये ऐसी उम्र है जिसमें और चेकअप करना भी ज़रूरी है। जैसे मैंने पहले कहा, काला मोतिया का चेकअप कराइए,
साथ में पीछे पर्दे का चेक भी जरूर कराइए, कभी कभी और बीमारियां जो है पता चल जाती है। आंखें एक ऐसी विंडो है जिसके द्वारा हम बड़े सारे शरीर के बीमारियों को देख सकते हैं। जैसे मैंने कहा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल का ज़्यादा होना, या फिर और सारी बीमारियां भी इससे पिकअप हो जाती है। जी। तो रूटीनली आंख का जांच अपने अच्छे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से जरूर कराएं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर तनुज दादा, आपसे आप एम्स की जो ग्लोकोमा क्लिनिक है उसको हेड कर रहे हैं, तो उस विषय में आपसे हम पूछना चाहेंगे कि जो ग्लोकोमा है, जो काला मोतिया है, वो सफ़ेद मोतिया से किस तरीके से अलग होता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ग्लोकोमा माँ बाप से बच्चों को भी मिल सकता है या आनुवंशिक है? देखिए, पहली चीज़ है कि जो सफ़ेद मोतिया है वो उम्र के हिसाब से जो आपका लेंस होता है वो सफ़ेद हो जाता है, और उसके ऑपरेशन से वो निकाल के उसमें आँख में लेंस डाल के रोशनी पूरी वापस आ जाती है सफ़ेद मोतिया में। जो काला मोतिया है उसमें क्या होता है, जो आँख की नस है, ऑप्टिक नर्व है, उसमें धीरे धीरे वो ख़राब होती है और नज़र धीरे धीरे जाती है। जो काला मोतिया में नज़र चली जाती है वो किसी भी इलाज से वापस नहीं आ सकती। इलाज सिर्फ इसलिए करा जाता है कि जितनी रोशनी है वो बरकरार रहे। तो ये मुख्यतः फ़र्क है सफ़ेद मोतिये में और काले मोतिये में। काले मोतिये में हमेशा के लिए नज़र जा सकती है, इसलिए ये खतरनाक बीमारी है और इसके कोई लक्षण नहीं होते। इसलिए जब भी आपकी उम्र 40 साल है तो पूरी आँख का चेकअप कराइए, और फिर उम्र भर हर 2-3 साल में किसी भी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके आँखों का चेकअप कराइए। जो आपका दूसरा सवाल है, जिस भी परिवार में एक भी सदस्य को काला मोतिया हो गया तो उसको अपने सभी भाई बंधुओं को और जो उनके बच्चे हैं उनको काला मोतिया का रिस्क बढ़ सकता है। तो उनको साल में एक बार आके अपनी आई का चेक कराना चाहिए, ताकि काला मोतिया हम सही अर्ली स्टेज में पकड़ सकें और उससे आंख को कोई क्षति ना पहुंचे, समय से उसको हम पकड़ सकें और उसका इलाज शुरू कर सकें। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं राजस्थान से, आइए उनसे बात करें। अनिल हमारे साथ। जी अनिल जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ, सुन पा रहा हूँ। जी बताइए अनिल जी, क्या समस्या है? यही समस्या थी, आपको बताया जो। नहीं, अभी आपने समस्या बताई नहीं, बता दीजिए, डॉक्टर साहब अभी सुन रहे हैं आपको। ये आंखों में पानी की। हाँ जी, आंखों से है ना ये पानी, ये है ना, जैसे आंखें लाल हो जाती है। और अच्छा, उम्र कितनी है आपकी? हाँ, आंखों में क्या है, आंखें लाल हो जाती है। वो उम्र कितनी है, एज कितनी है आपकी? मेरी? हाँ जी, आपकी? 30 ईयर्स। 30 साल। आंखों में पानी आता है सर, दादा साहब क्या? नहीं, आंखें लाल हो जाती है दीदी। देखिए, आपकी आंखों में पानी आ रहा है, आंख लाल हो रही है, तो ये आंखों में एलर्जी के कारण हो सकता है। तो पहली चीज़ है कि आप किसी भी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाइए और आंखों की नज़र चेक कराइए और आंखों की पूरी चेकअप कराइए। दूसरा, एक बहुत अहम बात है कि कोई भी बिना डॉक्टर को दिखाए कोई भी केमिस्ट से दवाई नहीं लेनी चाहिए। इसमें कई दवाइयों में स्टीरॉयड होता है जिससे कि आंख की लाली ठीक हो जाती है, परंतु उनसे सफ़ेद मोतिया और काला मोतिया हो जाता है। तो तुरंत आप किसी आई स्पेशलिस्ट के पास जाके अपनी पूरी आंखों का चेकअप कराइए और दवाई से फिर ये लालीपन बिल्कुल ठीक हो सकता है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने यहाँ पर बताई बात कि ओवर द काउंटर, यानी आप गए और सीधा कहा कि ये समस्या, आप सोचते हैं कि ऐसे ही कोई दवा दे देगा, तो ये बिल्कुल सही नहीं है। इससे आपको काफ़ी नुकसान भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर जब तक आपको प्रिस्क्रिप्शन में ना दे तब तक आप किसी भी दवा का आंखों में इस्तेमाल ना करें। और आंखें वैसे भी अपने आप में बहुत संवेदनशील हैं, उनके साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर ज्योति भी जुड़ी हुई है। डॉक्टर ज्योति, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। डॉक्टर ज्योति जी, हाँ, हमारे आपसे ये पूछना चाहेंगे, ऐसे कौन से कारण या फैक्टर हैं जो दृष्टिहीनता के कारण हो सकते हैं, जिसकी वजह से दृष्टिहीनता हो सकती है? जैसा मैंने अभी बताया, सफ़ेद मोतिया सबसे बड़ा कारण है हिंदुस्तान में, उसके बाद काला मोतिया, फिर बच्चों में जो चश्मा लगाने की ज़रूरत, जिसको रिफ्रैक्टिव एरर्स कहते हैं, कॉर्नियल ओपेसिटी, कॉर्नियल अल्सर्स, ये मेन कॉजेज़ हैं दृष्टिहीनता के। अच्छा, इन वजहों से ही। और डॉक्टर ज्योति, एक बात ये भी बताएं कि क्या बच्चों में भी ग्लूकोमा हो सकता है और इसके लक्षण कब तक पता चलने शुरू होते हैं? क्योंकि बच्चों जी बिल्कुल, बच्चों में ग्लूकोमा हो सकता है। वो एक कंजेनिटल मतलब पैदाइशी कंडीशन होती है जिसमें कि पेरेंट्स को थोड़ा सा देर से ही पता लगता है। उसमें कई बार होता है कि बच्चों की थोड़ी आंखें बड़ी दिखने लगती हैं, कई बार उनकी पुतली सफ़ेद दिखने लगती है, तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। फिर डॉक्टर
उन्हें बताते हैं कि ये ग्लोकोमा है। तो बहुत बार बच्चों में नहीं पता लगता है, लेकिन अगर ये 2 मेन सिम्टम्स उसमें दिखते हैं तो काफ़ी अभिभावक ऐसे हैं जो जागरूक हो जाते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें आई प्रेशर जो है उससे ही ग्लोकोमा का पता लगता है? अगर हम अपनी आंखों के जो दबाव की जांच करवाएं तो उसी से काला मोतिया का पता लग पाता है? आप ये बच्चों के बारे में कह रहे हैं? हाँ, बच्चों के बारे में भी और बड़ों के बारे में भी। नहीं, खाली दबाव ही एक उसके जांच का तरीका नहीं है, उसके जांच के कई तरीके होते हैं। जैसे इसमें आपकी जो ऑप्टिक नर्व है, जो मरीज की जो नस कहते हैं आपकी, वो भी डैमेज हो सकती है। उसके अलावा जो उसकी फील्ड होती है आई की, जिसपे वो आप सीधे देखते हैं तो आपको आसपास भी चीज़ें दिखती हैं, तो उसमें भी अगर कमी आती है तो वो भी एक फैक्टर हो सकता है ग्लोकोमा के तरफ के डायग्नोसिस की तरफ जाने का। तो ग्लोकोमा एक तरह से कहना चाहिए 2-3 कंडीशंस का जोड़ है जिससे उसकी डायग्नोसिस की जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, शुरुआती दौर पे अगर हम इन सब चीज़ों की जांच करवा लें तो काफ़ी बचा जाए। एक कॉलर है, सुनील कुमार है, जिन्होंने भोपाल से हमें कॉल किया है। आइए बात करते हैं। सुनील जी, स्वागत है आपका स्वस्थ किसान में, बताइए क्या सवाल है। हेलो जी, नमस्कार। हेलो हेलो सुनील जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? जी नमस्ते मैम, मेरा सवाल ये था, मुझे यदि परमानेंट अगर पहनना हो। हेलो हाँ जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। हेलो हेलो मेरा सवाल ये था मैम, मुझे जैसे चश्मा अगर धूप छांव वाला पहनना हो तो क्या परमानेंटली बाइक पर पहन सकते हैं क्या? ऐसे कोई दिक्कत तो नहीं होती आंख में? इसके बारे में थोड़ा जानना था। धूप छांव मतलब जो धूप में जाकर अपने आप ही रंग बदल देते हैं वो? जी, उसी के बारे में पूछना था। सर, क्या बताना चाहेंगे? नहीं, आप लगा सकते हैं। आप जानते हैं बड़े सारे धूप के चश्मे होते हैं और ज़्यादातर लोग फोटोक्रोमेटिक लेंसेज लगाते हैं जो धूप में जाने में काले हो जाते हैं या गहरे हो जाते हैं। कमरे में आएंगे तो उसकी जो है सफाई साफ हो जाते हैं लेंसेज। ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होता है आंखों में रोशनी कम करने के लिए। जहाँ तक आपको आंखों के बचाव के लिए सोच रहे हैं, जिससे हम जानते हैं कि यूवी रेडिएशन सबसे बड़ा कारण है आंखों में बीमारी फैलाने के लिए। कैटरेक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है, पीछे नस खराब हो सकता है। स्पेशली आप जो है माउंटेन्स में जाएंगे या सी बीच में जाएंगे तो वहाँ पर जो आप लेंस लगाएंगे उसमें यूवी फिल्टर वाले लेंस चाहिए होंगे। सिंपल सन ग्लासेस वहाँ पर काम नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। तो कुछ एक हमारे पास और मेल्स आए हुए हैं, वो भी हम ले लेते हैं। मोहम्मद इस्लाम है गाजीपुर से, कहते हैं इनकी उम्र 78 वर्ष है, मोतियाबिंद हो गया है, तो क्या इलाज केवल ऑपरेशन है? क्या दवा से इसका इलाज नहीं हो सकता? बहुत सारे लोग ऑपरेशन से डॉक्टर साहब बहुत डरते हैं, चाहते हैं कोई दवा मिल जाए, कोई ड्रॉप मिल जाए, ऑपरेशन न करवाना पड़े। नहीं, जहाँ तक मोतियाबिंद है अभी तक तो इसका जो मुख्य इलाज है ऑपरेशन है, और ऑपरेशन की पद्धति बहुत ही सिंपल और फास्ट है। और जो लेंस आजकल हम लगाते हैं आँख के अंदर, उससे आपकी रोशनी बिल्कुल 20 साल के आदमी जैसी हो जाती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। हाँ, ये मानते हैं कि पिछले कई सालों से रिसर्च चल रहा है कि ऐसे ड्रॉप्स आ जाए जिससे मोतियाबिंद हट जाए, तो लोग काम कर रहे हैं। हो सकता है आने वाले समय में ऐसी एक ड्रॉप भी आ जाए जिससे मोतियाबिंद साफ हो जाए। क्योंकि हम जानते हैं मोतियाबिंद जो होता है, जो हम एज रिलेटेड मोतियाबिंद जिसे कहते हैं, उसके भी बड़े डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ मोतियाबिंद जो है उसको रिवर्स कर सकते हैं, कुछ मोतियाबिंद को रिवर्स करना मुश्किल होता है क्योंकि उम्र के साथ चेंज होते चले जाते हैं। तो जो भी बीमारी उम्र से जुड़ी होगी उसका इलाज ड्रॉप से करना मुश्किल रहेगा। बिल्कुल। डॉक्टर तनुज दादा, आपसे पूछना चाहेंगे कि ग्लोकोमा की आप एक्सपर्ट हैं, जाने माने विशेषज्ञ हैं, तो ग्लोकोमा में अगर शुरुआती दौर पे इलाज शुरू कर दिया जाए तो किस हद तक वो कंट्रोल किया जा सकता है? देखिए, अगर काला मोतिया सही समय पे पकड़ा गया, जैसे आप 40 साल की उम्र पे अगर आप नियमित रूप से आंख चेकअप करा रहे हैं, तो अर्ली स्टेज में इसके बहुत कम इफेक्ट होगा आपकी लाइफ में, और केवल 1 या 2 बूंद डाल के पूरी उम्र भर आपका प्रेशर कंट्रोल रहेगा और आपकी दृष्टि को कोई नुकसान नहीं होएगा। तो अर्ली स्टेज में इसका इलाज बिल्कुल बढ़िया है, बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं, तो इसका इलाज से आपको कोई आंख को क्षति नहीं पहुंचेगी। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से, आइए उनका सवाल ले लेते हैं। हेलो
आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ किसान में। अपना सवाल पूछिए अगर आप हमें सुन पा रहे हैं। हाँ सर जी, सभी को नमस्कार, सादर नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। विजय कुमार बात कर रहा हूँ। हाँ विजय जी अपना सवाल पूछिए। तो सर अभी 6 महीना पहले मैंने अपनी वाइफ का चेकअप कराया था, उनकी उम्र 42 साल है जी। तो चश्मे का नंबर आया है -6 एक आंख का और -7 दूसरी आंख का। तो चश्मा मैंने उन्हें बनवा के दिया है। अब वो चश्मा पहनती है ना तो वो सर घूमता है, अजीब सा लगता है, तो वो चश्मा अवॉइड करती है पहनने के लिए। तो कुछ उपाय बताएं कि ऐसा क्यों होता है, ऐसे चक्कर क्यों आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये नंबर जैसे इतना बड़ा हुआ है तो इससे कोई नुकसान है क्या आगे? बिल्कुल, डॉक्टर टिटियाल आपके सवाल का जवाब देंगे। नहीं, जैसा चेकअप के बाद नंबर आपको -7 -6 का नंबर आ रहा है और मुझे लग रहा है कि ये पहली बार चश्मा लगा रहे हैं, तो इससे जो है थोड़ा अडेप्टेशन में टाइम लगता है और एकदम से इतना ज़्यादा नंबर लग जाए तो डेफिनेटली देखने में दुविधा रहती है। इसलिए कभी कभी हम धीरे धीरे नंबर बढ़ाते हैं जिससे आदमी अडेप्ट हो जाए। चश्मा लगाने से यदि आपकी दृष्टि बढ़ जाती है तो चश्मा लगाना चाहिए। एक मुख्य हमने पिछली बार भी कहा था कि जब भी आपका इतना माइनस का नंबर हो तो पीछे के पर्दे में भी असर हो सकता है, तो पर्दे का चेकअप कराना जरूरी है। यदि पर्दा नॉर्मल है तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, चश्मा लगाइए। चश्मा लगाने से कुछ हफ्ते में जो है अडेप्टेशन हो जाता है। यदि आपको चश्मा लगाने चक्कर आ रहा है तो हो सकता है इसमें स्फेरिकल नंबर के साथ साथ सिलिंड्रिकल नंबर भी हो सकता है, जिसमें थोड़ी सी दुविधा रहती है शुरू में। यदि आपको ये प्रॉब्लम 2-3 हफ्ते में सॉल्व नहीं होता है, दोबारा चेकअप कराइए, जिससे कि करेक्ट नंबर और करेक्ट एक्सेस वाला नंबर लगाएंगे तो दुविधा खत्म हो जाएगी। बिल्कुल, एक तो आप अपने जैसे डॉक्टर साहब ने बताया अपने चश्मे की फिर से आप जांच करवा सकते हैं, साथ में आपको चश्मा पहनने की आदत भी डालनी पड़ेगी ताकि आप उसके अकॉर्डिंग एडॉप्ट हो सकें आपकी आंखें। जी बिल्कुल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है जीवन में तो थोड़ा उसे अडेप्ट करने में, उसे एक्सेप्ट करने में समस्या होती है, लेकिन धीरे धीरे जो प्रोसेस है अगर आप उसे फॉलो करेंगे जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं तो ज़रूर उसे सहूलियत अधिक होगी और जो समस्या है वो और नहीं बढ़ेगी। बहरहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहें स्वस्थ किसान। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन प्रकृति पर किसका जोर? कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा, तो कभी कीट पतंग का प्रकोप कर दे नुकसान कमर तोड़। भैया खेती में तो जोखम रहता ही है, अब क्या करें? अब प्रकृति का कोनो उपाय है का? प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। अच्छा? हाँ, AIC से फसल बीमा। फसल बीमा? मतलब मामूली सा प्रीमियम दो और बड़ी चिंता से मुक्ति पाओ। अरे वाह! AIC से अपनी जरूरत अनुसार कोई फसल बीमा चुने, जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। बुआई से लेके कटाई तक प्राकृतिक आपदा से सुरक्षित रहे किसान। भरपाई हो पूरी अगर फसल का हो नुकसान, जब AIC का है साथ तो ना डर ना फिक्र की बात। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। AIC। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान जब लगेगी चौपाल। देखिए चौपाल चर्चा सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है स्वस्थ किसान में। तो आज हम बात कर रहे हैं नेत्रदान की। नेत्रदान कैसे दूसरे के जीवन में रोशनी ला सकता है और आप भी अपने आप में एक वो भावना महसूस करेंगे कि आपने किसी के जीवन में खुशहाली लाई है, एक उजाला आप बनकर आए उसके जीवन में। तो इससे जुड़ी तमाम बातें भी हम आपको बता रहे हैं। जी आदित्य। बिल्कुल, ताकि आप समाज के लिए अपना योगदान दे सकें। नेत्रदान से जुड़ी भी बहुत सी भ्रांतियाँ भी हैं, मिसकंसेप्शंस भी हैं समाज में। कई बार ये सोचा जाता है कि अगर मैं इस जन्म में आंख दे दूंगा तो अगले बार मैं अंधा पैदा होऊंगा। इस तरह की जो गलत धारणाएं हमारे बीच हैं, कितनी दिक्कत आती है डॉक्टर टिटियाल आई डोनेशन में? लोग क्या सामने आते हैं और किस तरह से उनके जो गलत धारणाएं आप दूर कर पाते हैं, और कितना इसका जो प्रोसीजर है वो कितना लंबा होता है? डॉक्टर साहब इस विषय में बताएं। नहीं आदित्य, आपने ये बहुत अच्छा एक सुझाव दिया है कि जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 30 सालों में जो है लोगों की भ्रांतियाँ, धारणा चेंज हुई है। बड़े सारे लोग आगे आते हैं, आंखों का दान करते हैं अपने रिलेटिव्स का डेथ होने के बाद। जहाँ तक एक मेन कारण था, बड़े सारे फैमिलीज मना कर देते थे क्योंकि एक तो टाइम ज़्यादा लगता था उस फैमिली में पहुँचने में।
आज के डेट में हमारे पास ज़्यादा डोनेशन हॉस्पिटल में ही हो जाते हैं, तो टाइम फ्रैक्शन कम हो जाता है। पूरा प्रोसेस कभी कभी आधे घंटे के अंदर सारा हो जाता है। हम जानते हैं कि फैमिली को जल्दी रहती है ऐसे समय में, बहुत से लोग दुख में रहते हैं, तो काउंसलिंग करना भी एक आर्ट होता है। तो हमारे पास बड़े सारे ऐसे टेक्निकली ट्रेन टेक्नीशियन और काउंसलर आजकल हैं, जिससे भी हमें फ़ायदा हो रहा है। एक मुख्य कारण था परिवार को मना करने का कि जब आँख निकालते थे तो आँख, शरीर का, चेहरे का जो है रूप जो है बिगड़ जाता था, बड़े लोग मना कर देते थे। तो आज के डेट में हम क्या करते हैं, केवल पुतली निकालते हैं, आंख नहीं निकालते हैं, और पुतली की जगह पर कॉन्टैक्ट लेंस लगा देते हैं, बिल्कुल, ताकि उससे भी जो है चेहरा बिल्कुल नॉर्मल दिख रहा होता है। तो इससे बहुत फायदा हुआ हमें, और परिवार का सपोर्ट भी मिला है इसमें। दूसरा एक कारण था जिसमें बड़े सारे लोग कहते थे हम तो वेट कर रहे हैं, आपकी टीम नहीं आ रही है। तो हम चाहते हैं कि फैमिली जो है नियरेस्ट आई बैंक को कॉल करें और वहां से आने में जल्दी हो जाए, कि तो चीजें प्रोसेस जल्दी हो जाए। डॉक्टर साहब, कोई ड्यूरेशन भी होता है कि कितनी अवधि के अंदर एक व्यक्ति को उसकी आंख ले, मतलब जब उसने प्लेज किया हुआ है मृत्यु के बाद कितनी अवधि के अंदर? आदित्य अब सही कह रहे हैं कि जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि एक मृत्यु हो जाए तो धीरे धीरे आई की फंक्शन कम होती चली जाती है। हम चाहते हैं कि 4 से 6 घंटे के अंदर जो है दान हो जाए, तो वो टिश्यू बहुत अच्छी होती है। विंटर हो या फिर बॉडी रेफ्रिजरेटेड हो तो हम 10 से 12 घंटे तक भी ले सकते हैं। जी। तो हम चाहते हैं कि यदि डेथ हो जाए तो बॉडी को आइस स्लैब में रखते हैं, जिससे कि टेम्परेचर कम हो जाए, या फिर मॉर्चरी में तो मॉर्चरी वाले ध्यान रखें कि उनका रेफ्रिजरेटर जो है 24 घंटा चले और टेम्परेचर कंट्रोल रहे। तो इससे भी जो है हमें जो है ज़्यादा आंखों का दान हो सकता है। जी जी बिल्कुल। तो आंखों का दान हो सके और आंखें आपकी स्वस्थ रहें, इसके लिए बहुत सारी बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। आइए अब जानते हैं कि ग्लूकोमा क्या है और कैसे और क्यों हो जाता है, और इसके बचाव के लिए हमें क्या करना चाहिए। ग्लूकोमा, जिसे लोग काला मोतिया के नाम से भी जानते हैं, आंखों की ये समस्या भारत में तेजी से बढ़ रही है। गौरतलब है कि काला मोतिया और सफेद मोतियाबिंद, ये दोनों नाम जो हैं आपस में काफी मिलते जुलते नाम हैं, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर इसलिए कि जहां ऑपरेशन से सफेद मोतियाबिंद बिल्कुल ठीक हो जाता है, तो वहीं काला मोतिया आपकी आंखों से उजाला छीन सकता है। जी हाँ, इसकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि भारत में हर 7वां मरीज एक आंख की रोशनी खोने के बाद ही चिकित्सक के पास पहुंचते हैं। अच्छी भली नेत्र दृष्टि वाले व्यक्ति को जरा सोचिए, एक दिन अचानक एक आंख से कम दिखाई देने लगे या बिल्कुल दिखाई ना देने लगे तो क्या हो सकती है, बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आंखों की नियमित जांच से ही इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है। अगर लक्षणों की बात करें तो आंखों और सिर में दर्द रहना, चश्मा का नंबर बार बार बदलना, अंधेरे में देर से नजर आना, रोशनी में अलग रंग दिखाई देना, आंखों के किनारे से न दिखाई देना ग्लूकोमा के लक्षण हो सकते हैं। जी हाँ, ग्लूकोमा या काला मोतिया किसी भी भले चंगे व्यक्ति की नेत्र दृष्टि एकाएक छीन कर लेती है। समस्या ये है कि आमतौर पर इस रोग के लक्षण पहले प्रकट नहीं होते हैं, और जब इसका पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहना चाहिए कि तब तक रोगी की नेत्र दृष्टि जा चुकी होती है। इसलिए जरूरत है कुदरत के अनमोल तोहफे की हिफाजत की, यानी खूबसूरत आंखों की हिफाजत की, क्योंकि आंखों की थोड़ी सी भी लापरवाही आपके लिए मुसीबत का कारण बन सकती है। आंखों की सुरक्षा है आपके जीवन की सुरक्षा। राजेश मिश्र, दूरदर्शन किसान। डॉक्टर तनुज, अभी हमने ग्लूकोमा पर ये पूरी रिपोर्ट देखी, और यहाँ पर जैसा कि हम चर्चा भी कर रहे थे जब रिपोर्ट चल रही थी, तो आपने बताया कि कुछ लोग ऐसे भी आते हैं जो सोचते हैं कि अगर ग्लूकोमा है तो ट्रांसप्लांट करके क्या वो वापस से ठीक हो सकता है, उनकी आँख पहले जैसी हो सकती है। इसके बारे में क्या बताएंगे? देखिए, बड़ा सिंपल है। जैसे ये यहाँ पे लाइट जल रही है जिसका बल्ब है, तो अगर ये बल्ब खराब हो जाए तो हम इसको बदल सकते हैं, नया बल्ब लगा सकते हैं। मगर अगर पीछे से करंट नहीं आ रहा तो बल्ब लगाने का फायदा नहीं है। तो काला मोतिया में जो आंख का पीछे का करंट है, नस का, वो बंद हो जाता है। तो इस कारण से अगर पुतली नहीं डालें या नहीं डालें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो जो नई
आँख या ट्रांसप्लांट करते हैं वो काले मोतिये के मरीज़ में फ़ायदा नहीं करती या पर्दे के मरीज़ में फ़ायदा नहीं करती। वो केवल ट्रांसप्लांट उन बीमारियों के लिए जिसमें पुतली ख़राब होती है, पुतली में सफ़ेदी आती है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आपका मतलब ऑप्टिक नर्व से था जिसका आपने जिक्र किया था। जी जी, ऑप्टिक नर्व। बिल्कुल। इस बीच हमारे साथ डॉक्टर ज्योति शुक्ला जी भी जुड़ी हुई, आइए उनसे सवाल पूछते हैं। मैडम, आप हमें सुन पा रही हैं? जी 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 डॉक्टर साहब, कुछ जो आंखों से जिनकी आंखें नहीं हैं, दृष्टिहीन हैं, अगर उनकी आंखों का कॉर्निया ठीक है तो क्या ऐसे व्यक्ति भी अपनी आंखें डोनेट कर सकते हैं? यदि कॉर्निया ठीक है तो बिल्कुल कर सकते हैं। जिसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो चुका है, जिसका रेटिना खराब हो चुका है, जब तक कॉर्निया को डैमेज नहीं हुआ है, कॉर्निया खराब नहीं हुई है, वो सारे व्यक्ति डोनेशन कर सकते हैं। एक चीज़ मैं और ऐड करना चाह रही हूँ, आजकल कोविड-19 का काफ़ी हमें देखने को मिल रहा है, तो जिनके परिजनों की मृत्यु कोविड के इन्फेक्शन से हुई है, वो भी एक ऐसी कंडीशन है जिसमें कॉर्निया को डोनेट नहीं करना चाहिए। अच्छा, जो कोविड पेशेंट्स रहे हैं उनको भी नहीं रहे हैं, बट वो 14 डेज के अंदर अगर वो हैं बीमारी शुरू होने के, तो उन्हें कॉर्निया डोनेट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो अभी भी इन्फेक्शियस पीरियड माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर पटियाल, यहीं पे एक सवाल सब लोगों के माइंड में रहता है कि ड्यूरिंग कोविड टाइम्स, कोविड जो मैडम ने अभी कोविड की बात की, तो कोविड संक्रमण के काल के दौरान कितनी दिक्कतें आई? आई डोनेशन, आप लोग को मिलना कम हो गए होंगे क्योंकि लोगों का बाहर निकलना भी बंद हो गया। किस किस्म की दिक्कतें आपको आई? नहीं, बड़ी सारी दिक्कत थी। जैसे पहले में तो पूरा लॉकडाउन हो गया था, तो जैसे जैसे कोविड का वेव चढ़ता था, हमारी आई डोनेशन नीचे चली जाती थी, बिल्कुल रिवर्स वेव हो जाता था। लेकिन फॉर्चुनेटली अब जो है सब कुछ अंडर कंट्रोल है। हमारे जो आई डोनेशन की प्रक्रिया है, जो ट्रांसप्लांट है, वो धीरे धीरे जो है प्री कोविड लेवल में पहुंच रहा है। तो मेन दिक्कत आ रही है, डॉक्टर ज्योति ने बताया करेक्टली, कि कोविड से किसी की डेथ हो जाती है और विद इन अ फोर्टनाइट या 2 हफ्ते के अंदर हुआ, तो उसमें हम नॉर्मली कोविड से टिश्यू देते नहीं हैं। यदि आपकी डेथ बाद में होती है, 6 हफ्ते के बाद होती है, तब भी हम आके ले सकते हैं। और बीच में तो हमने एक रूल बनाया था कि सारे जितने भी डोनर्स थे उनके भी हम स्वैप लेते थे, नेजल स्वैप्स, कोविड टेस्ट करते थे, नेगेटिव हो तभी यूज करते थे। बट पूरे वर्ल्ड में जो है बड़े सारे कॉर्निया यूज हुए कोविड वालों के भी, वो कोई भी लक्षण अभी तक पाया नहीं गया कि कोविड किसी को ऊपर फैल गई हो ट्रांसप्लांट करने से। तो ये अच्छी बात है कि कोविड जो है कॉर्नियल ट्रांसप्लांट से, लेकिन अभी भी हम लोग थोड़ा इसे प्रिकॉशन रखना चाहिए, कर रहे हैं। ठीक है, मरीज का ही नहीं, उस फैमिली के लिए भी। और जो हमारी टीम जाती है वो भी पूरी प्रिकॉशन लेके उसको करती है। और जहाँ तक कोविड सैंपल है वो हमने बंद कर दिया, उसकी आजकल जरूरत नहीं पड़ती। कोविड प्रिकॉशंस आप सारे लेते हैं? जी डॉक्टर साहब, जैसे हम नेत्रदान की बात कर रहे हैं, तो कई बार हम देखते हैं कि कुछ ऐसी भी समस्याएं आती हैं कि आप बहुत सारे लोगों को अप्रोच करते हैं, जागरूक कर रहे हैं कि नेत्रदान करें, और किसी की मृत्यु के बाद अगर उसकी आंख से कोई दुनिया देख पाएगा तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी लोगों को समझा पाना बहुत मुश्किल होता है। क्या उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए किसी तरह का कदम उठाया जा रहा है कि लोग प्रोत्साहित और खास तौर पर युवा इसे और बेहतर तरीके से समझें? हाँ अंजू जी, जो हम ये फोर्टनाइट सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे देश में, एक ये भी मुख्य कारण है कि जो फैमिली जिन्होंने डोनेट किए हैं उनको हम जो है ऑनर करते हैं, उनका एक सद्भावना, उनको सम्मान किया जाता करते हैं। दूसरा, आफ्टर डोनेशन सारे परिवार को एक सर्टिफिकेट हम देते हैं जो अच्छा सा उनको घर में लगा सकते हैं। और हम चाहते हैं कि, मैं खुद चाहता हूँ कि जो जिस समाज में वो रहते हैं, जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ पर एक फंक्शन करें और लोगों को ऑनर करेंगे, तो इससे भी जो है सोसाइटी में एक जो है जागरूकता बढ़ेगी। और जहाँ तक आई डोनेशन मूवमेंट है, हमारे देश में नहीं पूरे वर्ल्ड में इसकी ज़रूरत है कि लोग आगे आए। तो जैसे मैंने एग्जांपल देखा है कि फुटबॉल का मैच होता है, स्टेडियम में एक मैक्सिको वेव हो जाता है, एक आदमी ताली बजाता है, पूरे जो है सब बजाने लगते हैं। तो हम चाहते हैं कि आई डोनेशन मूवमेंट भी ऐसे ही चले, एक आदमी आगे आगे प्लेस करेगा ना, पूरा समाज आगे आ सकता है। जी जी। तो इसमें सरकार काम कर रही है, बड़े संस्थाएं हैं, NGOs है, इंस्टीट्यूशन है, सब साथ मिलकर काम करेंगे तो समाज का भला। बिल्कुल डॉक्टर साहब, इससे बड़ा दान कोई हो नहीं सकता, ये महादान है। जी
बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज्योति आपका भी। सर आप दोनों भी स्टूडियो में आए और इतनी महत्वपूर्ण चर्चा की, और जैसा कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी कहा था कि ये हमारे कार्यक्रम की बहुत बड़ी सफलता होगी कि हमें देखने के बाद कुछ लोग आगे आए, उनकी धारणा बदले, जैसे कि कुछ भ्रांतियां भी हैं उसे भी हमने कार्यक्रम में दूर करने की कोशिश की कि नेत्रदान के लिए आगे आए और किस तरह से इन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है, सम्मानित भी किया जाता है उन परिवारों को जो इस ओर कदम उठाते हैं और समाज के बारे में सोचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों पिछले सप्ताह हमारे पास बहुत सारे मेल्स आए हैं, उनके बारे में आपको बता देते हैं। भोपाल से रेखा भारती ने लिखा है कि उनकी मां एक लंबे अरसे से माइग्रेन की मरीज हैं, क्या इसे जड़ से खत्म किया जा सकता है। दूसरा भी ऐसे ही सवाल आया है कानपुर से, जहां मीनाक्षी वर्मा की समस्या है कि उनकी मां यदि कोई भी दवा लेती हैं तो शरीर में छाले पड़ जाते हैं, इस डर से वो बुखार की भी दवा नहीं ले पाती हैं, कोई उपाय बताइए। आप सभी दर्शकों का शुक्रिया कि आपने हमें मेल किया और हम तक अपनी समस्या पहुंचाई। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि विशेषज्ञों के सामने आपकी समस्याओं को लेकर हाजिर होंगे, जिसकी सूचना कार्यक्रम से 2 दिन पूर्व टेलीविजन के माध्यम से आपको दे दी जाएगी। आप हमें मेल कर सकते हैं, पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता नोट कर लें। हमारा पता है डीडी किसान, कमरा नंबर 7, दूसरी मंजिल, केंद्रीय कार्यक्रम निर्माण केंद्र, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आप चाहे तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता बहुत आसान है, नोट कर लें, swasthkisan@gmail.com। तो आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहेगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, आपको नेत्रदान के लिए प्रोत्साहित करने का हमारा एक प्रयास था। जरूर आप उसके बारे में विचार करेंगे। स्वस्थ रहें, मंगल रहे और दूरदर्शन किसान देखते रहें। डॉक्टर ज्योति आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ भी जुड़े रहें। तो फिलहाल यहाँ इजाजत लेंगे, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ।